हाँ जी बच्चा पार्टी। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है। अब 9 में देखो इसमें क्या बोला गया है, टू ब्लॉक P and Q आर कनेक्टेड बाय ए लाइट inextensible string passing over a smooth pulley as shown in figure। ओके, लास्ट में कहा है कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन P and Q 0.3 है। मैंने सोचा कि तुम लोगों के लिए पेपर मुझे भी सॉल्व करना ही था बताने के लिए, तो क्यों ना मैं इसको जब करूं तो रिकॉर्डिंग भी कर दूं, साथ में तुम्हारा भी फायदा हो जाएगा, संडे भी अच्छा हो जाएगा। नहीं तो न्यू है 0.3, द मास ऑफ ब्लॉक क्यू इज 20 दिया है। अच्छा, अब मुझे ये बताना है कि ये वाला मास कितना है। अगर ये स्लिप करे तो फिर जब ये ब्लॉक लगेगा तो यहाँ से टेंशन लगेगी। तो ये है 20, यानी टेंशन का वैल्यू होगा 20 G। ये होगा टी कॉस थीटा, ये होगा टी साइन थीटा। स्पीड ऐसे ही बनाओगे, नॉर्मल फोर्स भी यहाँ लगेगा, एम जी भी यहाँ लगेगा। अच्छा, तो अगर ऐसा हुआ कि टी कॉस थीटा का वैल्यू न्यू एन से ज्यादा या इक्वल है तो कंडीशन बनेगी स्लिपिंग की। इम्पेंडिंग ऑन मोशन आएगा, अगर ये इक्वल है, ज्यादा होगा तो आ जाएगी। तो फिर इसमें मुझे नहीं लग रहा है कि कुछ भी टफ था। चलो देखते हैं। अच्छा भाई, सबसे पहले मैं लिखूंगा टी कॉस थीटा न्यू, फिर मुझे चाहिए नॉर्मल, तो नॉर्मल के लिए ये टी कॉस थीटा यहाँ, टी साइन थीटा यहाँ, मतलब एम जी होगा नीचे और टी साइन थीटा इसके नॉर्मल को कम करेगा। अच्छा, अगर मैं टी कॉमन ले लूं, यहाँ लिखूंगा कॉस थीटा, न्यू का अंदर मल्टीप्लाई करो, टी कॉमन हो ही चुका है तो होगा प्लस न्यू साइन थीटा, और यहाँ पे बचेगा न्यू एम जी। बहुत बढ़िया। टी का वैल्यू था 20 G, कॉस थीटा दिया था 60, न्यू का वैल्यू दिया है 0.3, साइन होगा 60, और न्यू का वैल्यू हमें दिया ही है, अभी लिख दूंगा एम जी। जी से जी हम काट देते हैं, और ये फिर ग्रेटर और इक्वल का साइन लगाते जाना। मुझे एम चाहिए, ये है 20, कॉस 60 होता है 1/2, 0.3 इंटू √3/2 डिवाइड बाई न्यू, यानी 0.3, तो 2 and 2, ओके, यानी 50.6 kg। तो बच्चा लोग ये वैल्यू आ जाएगी। तो वो कितनी जल्दी करते चले गए, ज्यादा मैंने इसलिए नहीं बोला है क्योंकि मैं खुद से कर रहा हूँ, साथ में रिकॉर्डिंग डाला हुआ है जिससे तुम्हारा फायदा हो। मैंने ये निकाल के देखा, मेरा बी ऑप्शन सेट कर गया, तो मेरा जो आंसर होगा वो होगा 2। फिर आंसर की बाद में मिला देंगे, इससे पेपर वेरिफिकेशन भी हो जाएगी। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 के पास। देखते हैं भाई 10 ने बच्चों को क्या परेशान किया था, देखते हैं। ए बॉल इज थ्रोन एंगल थीटा हॉरिजॉन्टल, काइनेटिक एनर्जी पहले 100 थी, हाईएस्ट पर 30 हो गई, और एंगल ऑफ प्रोजेक्शन क्या है। अरे बच्चा, इतनी स्पीड में कर सकते थे, देखना ऐसे फेंको। यहाँ से मान लो तुम्हारा यू है, ये अगर थीटा है तो यहाँ पर होगा यू कॉस थीटा, यहाँ पर होगा यू साइन थीटा। बिल्कुल सही। अच्छा, तो इनिशियल यहाँ पे अगर मैं हाईएस्ट पॉइंट पर जाऊं तो यू कॉस थीटा होता है जो बदलता नहीं। हाईएस्ट पॉइंट तभी मिलता है जब ये बी वाई 0 हो जाए, और यहाँ पे जो बी एक्स है वो यू कॉस थीटा रहेगा, कभी बदलेगा नहीं, प्रोजेक्टाइल है। तो अगर मैं फाइनल काइनेटिक एनर्जी लिखूं हाईएस्ट पर, तो क्वेश्चन ने मुझे दिया था 30 है, हाईएस्ट पर होगी कितनी, हाफ एम यू स्क्वायर, यू है इस समय कॉस थीटा। अच्छा, लेकिन इसने साथ में बोला इनिशियल 100 थी। अरे बच्चा लोग, ये 100 दिया हुआ था, तो ये होगा 30, ये होगा 100, और ये होगा कॉस स्क्वायर थीटा। बाबा बन जाओ थोड़ी देर के लिए, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, हमें क्या पड़ी है, जैसा हो रहा है होने दो। 3/10 कॉस स्क्वायर में है तो रूट आएगा, तो यहाँ रह जाएंगे कॉस थीटा। अगर मैं थीटा लिखूंगा तो कितना होगा, कॉस इनवर्स √10। जरा चेक करते हैं क्या कहीं दिया है रूट के साथ क्वेश्चन नंबर 10 में। हाँ जी भाई, 4 ऑप्शन। देखो ये 4 भी हमारा डन हो गया। गुड, और आगे चलते हैं। अब हम लोग आए क्वेश्चन नंबर 11 के पास। अब देखते हैं इसने क्या बच्चों को परेशान किया था भाई, इसकी भी सुन लेते हैं एक बार।
मैक्सिमम रेंज हॉरिजॉन्टल ग्राउंड की 6 किलोमीटर है, मैक्सिमम रेंज दिया है, इंक्लाइंड एंगल 30 है, तो बताइए एंगल कितना है। अरे यार, हॉरिजॉन्टल सरफेस पर मैक्सिमम रेंज का फॉर्मूला होता है यू स्क्वायर बाई, सब बच्चों को याद होता है, एट एन एंगल 45। ये वैल्यू दे दी गई 6 किलोमीटर। अच्छा, इंक्लाइनेशन में रेंज का फॉर्मूला, बच्चे देखो कुछ फॉर्मूले तो बेटा माइंड में होने ही चाहिए। इंक्लाइंड प्लेन के लिए तुमने पढ़ा है यू स्क्वायर बाई जी 1 प्लस साइन अल्फा। अब टाइम वेस्ट मत करो अल्फा लिखने में, अल्फा की वैल्यू दी है क्या? 30, यस दी है, तो यहाँ सीधा लिखो 30। यू स्क्वायर जी की वैल्यू तुम्हें दी है 6 किलोमीटर, यहाँ से हिंट मिल गया, और जब इसको तुम इधर उधर सॉल्व करोगे तो आएगा 4 किलोमीटर। तो ये भी 11 भी हो गया हमारा, कहीं दिया है 4 किलोमीटर क्या? यस मिल गया, थर्ड ऑप्शन होगा भाई। चलो और आगे देखते हैं अब क्या हो रहा है। बच्चा लोग ज्यादा परेशान नहीं होते हैं, क्वेश्चन को बस कर देखो, मैं करके तुम्हें कैसे बता रहा हूँ कि अगर मुझे ऐसे तुम्हें बताना भी है और पेपर करना भी है तो दोनों चीजें कैसे चलेगी। अब देखो इसमें क्या है, पढ़ते हैं। इन द गिवन अरेंजमेंट टू आइडियल स्प्रिंग ए एंड बी हैविंग स्प्रिंग कांस्टेंट के, कोई नई बात नहीं है। नेचुरल लेंथ इनिशियली दोनों रिलैक्स में है, गुस्से में नहीं है, बहुत सही। ये गुस्सा और नेचुरल जो मैं बोल रहा हूँ, जो पोटेंशियल एनर्जी पढ़ाऊंगा तो बताऊंगा ये गुस्सा पोटेंशियल एनर्जी से क्या रिलेशन है। एंड ब्लॉक ऑफ मास रिलीज फ्रॉम रेस्ट, मैक्सिमम डिस्टेंस डिसेंडिंग बाय द ब्लॉक बिफोर कमिंग टू रेस्ट, एंड नो फ्रिक्शन, और पुली भी अपना शुद्ध पुली है ना, शुद्ध वाला, कोई आइडियल जिसको हम बोलते हैं, आइडियल को मैं बोलता हूँ शुद्ध। तो अगर इसमें मुझे ये बताना है कि ये ब्लॉक नीचे कितनी डिस्टेंस पर जाएगा, अच्छा कैसे निकालूं? कंजर्वेशन लगाता हूँ। देखो कंजर्वेशन लगाने के लिए मुझे चाहिए होता है K1 P1 और K2 और P2। ये क्या है बच्चा? इनिशियल टोटल मैकेनिकल एनर्जी और फाइनल टोटल मैकेनिक। K1 मतलब इनिशियल काइनेटिक, P1 मतलब इनिशियल पोटेंशियल। तो अगर मैं इसको ऐसे सोचूं, ये मास mg है, थोड़ी देर के लिए मैंने माना कि टेंशन था mg यहाँ पे, तो नहीं इसको छोड़ देता हूँ, मैं यहाँ पे टेंशन लेता हूँ t, यहाँ भी होगा t, यहाँ भी होगा t, ये वाला ऐसे सोचो, ऊपर भी t, यहाँ भी t, तो इस स्प्रिंग पर जो टेंशन आएगी वो 2t आएगी। गुड, एक आइडिया मिल गया कि जो बी वाली स्प्रिंग है इस पर टेंशन होगी 2t, अगर ए पर है सिर्फ t। तो अगर मैं ये मानूं कि x वाली स्प्रिंग जो ये दी गई है ये x बढ़ेगी, तो फिर नीचे वाली जो मास है वो कितना नीचे जाएगा? वो जाएगा 2x। क्यों जाएगा? हो सकता है तुम्हें यहाँ पे समझने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो, क्योंकि इसका टेंशन t है और इसका टेंशन 2t है, तो ये डबल हो गया। अब बच्चा तुम यहाँ पर ऐसे समझना कि जब ये वाली स्प्रिंग x एक्सपेंड हुई, मान लो क्योंकि नीचे से तो फिक्स थी, तो इसका x एक्सपेंशन यहाँ पर आएगा, और ये ध्यान रखना ये ऊपर भी जा रहा है ऐसे। तो यहाँ अगर 10 मीटर एक्सपेंशन होगा तो 5 इसके पास होगा और 5 इसके पास होगा, पड़ा होगा ये अच्छे से। अगर ये 20 मीटर ऊपर खींचेगी तो 10 मीटर इस हिस्से को मिलेगी और 10 इसको मिलेगी, तो फिर नीचे यहाँ हमें कितना मिलेगा? आधा। अगर मैं ये मानूं इसमें x एक्सपेंशन हुआ तो ये स्प्रिंग नीचे जाएगी 2x, और यहाँ से जो नीचे आने का हिस्सा मिलेगा वो मिलेगा x/2। मतलब मैंने यहाँ से बहुत जल्दी ये पकड़ लिया कि हमारा जो ये ब्लॉक है ये नीचे कितना डिसेंड करेगा, कितना नीचे जाएगा, तो वो होगा x/2 और 2x। इन दोनों को अगर मैं ऐड कर दूं तो मुझे मिलेगा 5x/2। अब सारी कहानी ये है कि अगर मुझे कोई x की वैल्यू बता दे तो मैं बता दूंगा ये कितना जाएगा, लेकिन मुझे ये एक अच्छी बात यहाँ से ये मिल गई कि कितना नीचे जाएगा वो तुम्हें पता चल गया, है ना। तो चलो अब कंजर्वेशन लगा देते हैं। तो इनिशियल लेवल पर क्या एनर्जी थी? पहली स्प्रिंग अगर मैंने x माना है कि एक्सपेंशन हुआ तो हाफ के एक्स स्क्वायर होगी। दूसरी वाली स्प्रिंग में मैंने माना है 2, माना नहीं है वो होगा क्योंकि टेंशन उस पर डबल है, तो स्प्रिंग कांस्टेंट सबके सेम थे, तो यहाँ लिखा मैंने k और यहाँ लिख दिया 2x और कर दिया स्क्वायर। तो ये हो गया इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी दोनों का।
स्पीड यहाँ है नहीं, स्पीड में चेंज हो नहीं रहा है, तो काइनेटिक पे बात मैं करूंगा नहीं। अब मैं K2 की बात करूं जरा। K2 मीन्स फाइनल क्या होगा। फाइनल पे जब जाओगे तो काइनेटिक एनर्जी की तो बात करनी नहीं है। P2 क्या होगा। P2 मतलब इनिशियल का है, स्प्रिंग के अंदर क्या हुआ, अब ब्लॉक जाएगा नीचे। सबसे पहले तुम्हें ये मानना पड़ेगा, ये मैंने पहले भी बोला था कि जहां पे तुम्हारा ब्लॉक पहले होगा उसको रेफरेंस पॉइंट मानोगे, यानी x की वैल्यू 0। तो पहले 0 पे था, अब ये लास्ट में कहां तक पहुंचेगा, तो उसको निकालोगे mgh के साथ। अब h कितना हुआ, जितना वो नीचे गया, तो नीचे गया कितना 5x/2, तो यहाँ लिख दो 5x/2 h की। ये बनेगी तुम्हारी एक इक्वेशन। अब इस इक्वेशन में ये देखो कि मैं x और x को कैंसिल कर सकता हूँ, ये वाला 2, ये वाला 2 और ये वाला 2 कैंसिल कर सकता हूँ। तो फिर मुझे मिलेगा क्या, यहाँ से सॉल्व करूंगा तो क्या बचा, यहाँ से सिर्फ मिलेगा kx और ये मिलेगा 4kx। अच्छा, चलो मैं यहाँ लिख लेता हूँ जो मुझे मिल रहा है, जगह तो है हमारे पास। ये मिलेगा लेफ्ट हैंड साइड से केवल kx और यहाँ बचेगा 4kx और वो था 5mg। ये हो गई हमारी कट्टम कुट्टी होने के बाद इतना आया 5mg। इसको ऐड करेंगे तो 5kx होगा और x की वैल्यू राइट में लेके जाएंगे तो x की वैल्यू बच्चा लोग सॉल्व कर लेना, ये आएगी mg/। x का वैल्यू मिल गया और x का वैल्यू मिल गया, क्वेश्चन मतलब सॉल्व। कितना डिसेंडिंग हुआ टोटल, कितना होगा भाई, तो ये मिला 5x की वैल्यू तुम्हें यहाँ से मिल गई mg/k। तो मैक्सिमम डिसेंडिंग बाय द ब्लॉक विल बी 5x/2। यही था ना 5x/2, जो मैंने कहा था वो x खिंचेगा तो उसको आधा आधा करोगे 2x नीचे जाएगा। x की वैल्यू तुम्हें मिल गई है तो यहाँ पे रख दो 5/2, x मिला है mg/, आ गया 5mg/2k हमने निकाला, इतना ये नीचे जाएगा। अच्छा देखते हैं ऊपर ऐसा कहीं दिया है क्या, नंबर 12, यस सेकेंड ऑप्शन होगा। पहली बार में मिल गया, बड़ी खुशी होती है ना, कि हमारा काम हो गया भाई। पहली बार में आंसर टैली कर जाए तो उसको लगता है चलो मेहनत सफल हो गई। चलो भाई और देखते हैं अब क्या है। अच्छा, इसमें लिखा है इनिशियली टू पार्टिकल ए एंड बी आर प्रेजेंट 0 0 डी स्मॉल बी ए इतना बी जे आर इज सेपरेशन बिटवीन तीन और टाइम है, सेपरेशन है, मिनिमम है। ओके, बहुत ही सुंदर क्वेश्चन है भाई, बहुत ही सुंदर क्वेश्चन। इसको आराम से रिलैक्स में देखना, मजा आ जाएगा, पूरा रिवीजन हो जाएगा फर्स्ट क्लास। बनाने वाले को थैंक यू, अच्छा बनाया। इसने कहा है इनिशियली दो पार्टिकल है, ऐसे जो बोलता जाए वो करते जाओ, ए है ऐसे चलेगा, क्योंकि इसने वी आई वी जे यहाँ पे दे रखा है। बहुत बढ़िया, ये भी हो गया। फिर इसने कहा है कि जो बी है वो ऐसे रहेगा, माइनस बी जे दिए है। और कोऑर्डिनेट भी दिए हैं 0 0 0 डी, यानी यहाँ के कोऑर्डिनेट है 0 0 और यहाँ के कोऑर्डिनेट है डी जी। क्या कर रहा है, ये है डी और, यानी सेपरेशन हो गई टी। बहुत बढ़िया। अच्छा, अब इसमें ऑप्शन पे पढ़ते हैं। पहला लिखा है कि इसमें पूरा कहा गया है आर इज द सेपरेशन बिटवीन देम, यानी मिनिमम है ये, ठीक है। टाइम व्हेन सेपरेशन बिटवीन देम इज मिनिमम, देन ई नॉट इतना होगा, आर मिनिमम इतना होगा। ग्राफ स्ट्रेट लाइन हो सकता है, ग्राफ सर्कल हो सकता है, तो निकालो इसमें क्या सही होगा। अच्छा, मोर देन चॉइस तो है नहीं, तो इसको मैं ना तुम्हें अपनी पुरानी जो मैंने वीडियो में अपलोड किया था उसकी याद दिलाता हूँ। तो उसमें मैंने तुम्हें क्या समझाया था, सबसे पहले अपना डायग्राम बनाना ऐसे, कि इसको मैं मान लेता हूँ कि ये ए है और इसको मान लेता हूँ कि ये बी। अब मैं ए पर बैठकर बी को देखना चाहता हूँ, यही फंडे बताए थे मैंने। तो मैं यहाँ लिखूंगा वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए, है ना। अब बी का वैल्यू यहाँ पे तुम लिखोगे पहले वेलोसिटी ऑफ बी माइनस वेलोसिटी ऑफ ए, देखते जाना। बी का वेलोसिटी कितना है, नीचे की तरफ है, अभी मैंने लिख के बताया कितना था, माइनस बी जे, माइनस यहाँ भी आएगा। और इसका वेलोसिटी कितना था,
वो ऊपर दिया है तो दोनों में माइनस साइन की वजह से ये भी आई कैप हो गया और ये वाला जो टर्म था ये भी माइनस हो गया, सब माइनस हो गए। जे और जे ऐड हो जाएंगे तो यहाँ से मिलेगा माइनस जे आई और माइनस का 2b जे। चलिए अगर मैं यहाँ से एंगल निकालना चाहूँ तो टेन थीटा वाई का कंपोनेंट, एक्स का कंपोनेंट, बी से बी कैंसिल, माइनस से माइनस कैंसिल, यानी टेन थीटा आ गया। अब जो मैंने समझाया था याद करो उस लेक्चर में जो तुम लोगों को अपलोड भी करके बताया था कि ए पर कोरोना बैठा है, मिनिमम डिस्टेंस कैसे निकालते हैं। ए पर बैठकर वो बी को देखेगा तो कितनी वेलोसिटी उसको दिखाई देगी, उसको दिखाई देगी माइनस के आई टू जे। किस डायरेक्शन में दिखाई देगी, तो यहां से ये ऐसे चलेगा, ऐसे। ये होगा कौन, ये होगा वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए, यानी ये वो वेलोसिटी है जो कोरोना ए पर बैठकर बी को देखता है। अब ये जो तुमने टेन थीटा निकाला है वो ये एंगल हो गया। फिर मैंने कहा था कि जब मिनिमम सेपरेशन निकालना तो जहां कोरोना बैठा है वहां से एक ऐसी लाइन ड्रॉ करना जो इसके लाइन पर एंगल 90 बनाती हो, तो ये जो तुम्हारा निकलेगा वो मिनिमम डिस्टेंस निकलेगा। और ये सेपरेशन कोऑर्डिनेट के अकॉर्डिंग, क्योंकि यहाँ d,0 है तो ये हमें d दिया हुआ था। अब अगर मैं यहाँ से ये बोलूं कि मुझे मिनिमम डिस्टेंस निकालनी है तो क्या मैं सीधा साइन थीटा लिख दूं। साइन थीटा क्या होगा, ये 90 है तो ये हाइपोटेनियस है तो परपेंडिकुलर कौन हुआ। क्या साइन थीटा से इसका मिनिमम डिस्टेंस निकाला जा सकता है, तो ये होगा परपेंडिकुलर और ये होगा हाइपोटेनियस। तो यहाँ मैं लिख दूंगा आर और डी। आर जो है वही तुम्हारा मिनिमम सेपरेशन है। आर की वैल्यू क्या होगी, डी साइन थीटा। आ गई बच्चा कि नहीं आ गई। अब ये जब डी साइन थीटा पे तुम पहुंचे, बोले सर अभी कैसे आ गए, ये तो चीटिंग है, साइन थीटा तो पता नहीं। अरे भाई महान भाव, अगर टेन थीटा का वैल्यू 2 दिया है तो ये 2 होगा, ये 1 होगा, तो बच्चा ये √5 होगा, तो आ गया साइन थीटा। फिजिक्स में यही तो मजा है, जो चीजें आती जाए सोल्यूशन क्वेश्चन में ही छिपा होता है। साइन थीटा का वैल्यू है 2/√5, ये लो 2/√5, तो मिनिमम वैल्यू आ गई 2d/√5। आगे बढ़ते जा रहे हैं, अभी और सोचेंगे। अब हमने ये तो निकाल दिया, अब इसमें ऑप्शन में टाइम भी दिख रहा था। टाइम का मतलब ये था कि अगर मुझे ये कोई बता दे कि बी से ये मिनिमम डिस्टेंस वाला पॉइंट अगर मैं मानूं कि ये सी है, तो बी से सी जब ये पहुंचा तो ये डिस्टेंस कितनी है, डिस्टेंस पता हो जाए। स्पीड मुझे पता है कि जब ये बी से सी जाएगा तो कोरोना ये देखेगा कि बी भी ए से जाएगा, क्योंकि ऑब्जर्वर कोरोना है। कोरोना ये देख रहा है कि बी पार्टिकल ए के रिस्पेक्ट में इस वेलोसिटी से आएगा बी बी ए, और बीसी डिस्टेंस हमें चलानी है। तो अगर मैं टाइम की बात करूं तो उससे पहले मुझे बीसी चाहिए, तो चलो मैं लिखता हूं कॉस थीटा। कॉस थीटा होगा बीसी यानी बेस, हाइपोटेनियस है डी। डायग्राम पे कंफ्यूज मत होना भाई, ये देखो बीसी है बेस और ये है तुम्हारा डी, 90 के सामने हाइपोटेनियस। चलो डीसी बाई डी हो गया, तो बीसी, अब बीसी की वैल्यू क्या होगी, डी कॉस थीटा। और बच्चे लोग गुड न्यूज ये है कि थीटा हम निकाल सकते हैं क्योंकि टेन थीटा ये देखो यहाँ मौजूद है। कॉस कितना होगा 1/√5, तो यहाँ लिखोगे 1/√5। बढ़िया क्वेश्चन है भाई, मेरी तो तबीयत खुश है। इसी होगा d/√5, तो ये डिस्टेंस आ गई। अब मैं टाइम निकालूं तो टाइम क्या होता है, बचपन से रट रहे हो, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अब ये डिस्टेंस कितनी है बीसी, बीसी है कितना d/√5 है, तो लिख दिया। अब मुझे यहाँ पे स्पीड चाहिए, स्पीड कौन लिखोगे, जो कोरोना देखेगा बीबीए। अब ये बीबीए क्या है भाई, ये क्या लफड़ा है, तो यहाँ लिखो √5। बीबीए तुमने अभी वेक्टर बनाया ही था, बी आई कैप माइनस 2b जे कैप, उसका मैग्नीट्यूड निकालो, तो आई कैप का v² और उसमें था 2b जे, यानी 4b²। देख लो, तो 4b ये हो गए 5b, √5 से मल्टीप्लाई करोगे तो 5 हो जाएगा। मतलब ये वाला जो टाइम आने वाला है वो होगा d/5b, और अंदर रूट से बाहर करेंगे तो d/5b आएगा हमारा टाइम मिनिमम। यानी जहां पे मिनिमम डिस्टेंस मिलती है वहां तक जाने में टाइम लगता है, t0 उसकी वैल्यू कितनी आई, d/5b। हो गई कहानी। तो चलो इतने पे ऑप्शन ढूंढने मिलेंगे क्या, देखते हैं। बहुत मेहनत तो हम लोगों ने बहुत सारी कर ली। कहाँ पहुंच गए, हाँ यहाँ पर है। मेहनत तो इतनी सारी कर ली, ऑप्शन ढूंढने चले, देखें धोखा तो नहीं होगा। t0, अच्छा
T नॉट D अपॉन 5 भी मिल गया। देखो एक तो गुड न्यूज ये है कि क्वेश्चन मल्टीपल चॉइस नहीं है, तो मेरा ऑप्शन तो 1 हमें मिल गया। अब चूंकि ये डिस्कशन है तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि मेरा सेकंड क्यों नहीं होगा, क्योंकि सेकंड का ऑप्शन हमने जो निकाला वो क्या था, वो 2D अपॉन रूट 5 था, ये D अपॉन 5 ये तो होगा ही नहीं। अब इसने कहा है कि ग्राफ, हाँ भाई अभी एक लोचा और है कि ग्राफ की बातें तो और करेंगे। चलो मैं तुम्हें समझाता हूँ, देखो ग्राफ पर कैसे बात करोगे, होगा कि नहीं होगा, ये तो पता चल गया कि नहीं होगा, है ना। लेकिन अब तसल्ली के लिए जान तो लो कि भाई क्यों नहीं होगा। देखो भाई, ग्राफ बनाने के लिए एक्स वाई में ये पता करो कि जब ये एक्स वाई में चलेगा तो क्या कहानी होगी। अगर एक्स वाई में हमें दोनों का डिस्प्लेसमेंट निकाल दिया करो और स्क्वायर करके ऐड करो, फिर देखो कहीं पैराबोला बन रहा है, सर्कल बन रहा है, सारी पॉसिबिलिटी वहीं से आती है। देखो मैं करके बताता हूँ तुम कैसे करोगे। ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, जितनी तारीफ की जाए उतना कम है। यहाँ पर है 0 0 और यहाँ पर है D, 0, है ना। घबराना नहीं, नंबर कम आएंगे कोई बात नहीं है, ये डिस्कशन ऐसे ही होंगे, यही तुम्हें बढ़िया कॉन्सेप्ट बनाएंगे, फिर आगे से आसान। तो देखो ये कोरोना ने ऑब्जर्व किया था ऐसे, यहाँ से तुम चले थे BBA से, कितना निकाला था -BI -2, यही था ना। अब इसमें एक बात बताओ, अगर मैं यहाँ पे लिख दूं कि x की इक्वेशन बनाना चाहता हूँ कि इस सिचुएशन में x की इक्वेशन क्या होगी, तो x के लिए इनिशियल पोजीशन ut, काइनेमेटिक्स में बच्चों तुमने पढ़ा होगा हाफ AT स्क्वायर, ये पूरी इक्वेशन होती है। अब यहाँ पे एक्सेलरेशन तो था नहीं, तो इसको मैंने 0 कर दिया। x नॉट क्या है, ओरिजिन देखो यहाँ 0 0 दिया हुआ है ना, पर ये चलना यहाँ से शुरू करेगा, क्योंकि ये क्यों मैंने यहाँ से लिया, क्योंकि ऑब्जर्वर बैठा है ए पर, कोरोना, और वही तुम्हारा ओरिजिन है, पर इसने चलना शुरू किया D, 0 से, तो पहले यहाँ क्या लिखोगे, यहाँ पे D आएगा। फिर स्पीड क्या है, एक्स डायरेक्शन में कितनी स्पीड है, ये देखो यहाँ पे दिखाई दे रही है V है, तो यहाँ VT कर दो, एक्स की आ गई इक्वेशन तुम्हारे पास D -VT आ गई। अब मैं इसी तरह से अगर y को चेक करूं, तो y के लिए फिर लिखोगे y0, फिर लिखोगे ut, फिर लिखोगे हाफ AT²। पूरी बात समझा देता हूँ, y में कोई एक्सेलरेशन हमें नहीं दिया है। और दूसरी चीज इनिशियल पोजीशन में क्या है, अगर ध्यान से देखो तो दोनों x एक्सिस पर थे, y में तो कोई था ही नहीं, तो यहाँ पे इनिशियल ये y0 भी 0 है। इनिशियल वेलोसिटी y डायरेक्शन में अपनी इक्वेशन में देख लो, तो यहाँ पे तुम्हें मिल जाएगी, कितनी है 2v है, तो यहाँ लिख दो 2v, और माइनस की भी है तो चाहो तो माइनस भी। तो y की जो तुम्हारे पास इक्वेशन आई वो 2vt आई, और x की इक्वेशन आई D -VT। अब बच्चा जगह कम है, तो मैं अगर यहीं पर ये बताना चाहूँ कि इक्वेशन तुम कैसे जानोगे कि ग्राफ कैसा बनेगा, है ना, यही टारगेट बचा है। तो अब इसमें क्या करो, रिजल्टेंट निकाल दो, अब दोनों को स्क्वायर करके ऐड कर दो, तो ये आएगा D -VT x का स्क्वायर, और जो y वाली इक्वेशन आएगी 2vt का स्क्वायर करोगे तो 4b²t² आएगा, और ये r के इक्वल होगा, जो तुमने मिनिमम डिस्टेंस निकाली है। तो इस इक्वेशन को अगर तुम कितना भी सॉल्व कर लो, r को इधर स्क्वायर कर लो, इधर आएगा D -VT का होल स्क्वायर खोलो, 4vt² का खोलो, तो जब तुम पूरी इक्वेशन देखोगे तो ना तो ये स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन बनेगी, क्योंकि इसमें DV² में आएगा, BV² में आएगा, तो पावर 2 है, स्ट्रेट तो हो नहीं सकता। दूसरी चीज, अगर सर्कल की इक्वेशन बनानी हो तो सर्कल में तुमने पढ़ा x² a y² a² इक्वल, यहाँ 1 लिखते हैं, या x² y² इक्वल a², सर्कल का इक्वेशन होता है, वो इसमें बनेगा नहीं, तो वो दोनों ऑप्शन हमारे हो ही नहीं सकते। ठीक, तो पूरा डिस्कस हो गया, लेकिन इसमें मेन चीज है जब पहला ऑप्शन मिल जाए सिंगल चॉइस में, तो आगे हम क्यों जाएंगे। चलो हमारा ये क्वेश्चन डन हो गया, है ना। अब थोड़ा सा और आगे चलते हैं, मान लो हमने यहाँ तक हम लोग पहुंच गए। अब इसमें जैसे क्वेश्चन नंबर 14 दिया हुआ है, देखने में कितना खतरनाक लग रहा है, क्यों, पर मुझे लग नहीं रहा है कि ये इतना खतरनाक होने वाला है। देखते हैं। अच्छा, all the strings, spring and pulley shown in figure are ideal. Initially the system is in equilibrium, बहुत बढ़िया, सब शांति से रिलैक्स में है शुरुआत में, and blocks are at rest. Now the lower spring is cut. अच्छा, ये वाली कट होगी, ठीक है। The acceleration of block 1, इसका एक्सेलरेशन मुझे बताना होगा, या जस्ट आफ्टर कटिंग द लोअर स्प्रिंग विल बी। देखो बच्चा लोग, इसको जल्दी कैसे करोगे, यहाँ पर मुझे एक बात बताओ,
इस पे अगर मैं बात करूं तो ये mg होगा, यही इधर आएगा, यही इधर जाएगा, तो मैं इसकी तरफ तो अभी देख ही नहीं रहा हूँ। अब यहाँ पर देखो mg ये है, 2mg यहाँ पर और mg इसका है। मतलब अगर मैं कट करने से पहले इसकी सारी टेंशन की बात करूं तो जो ऊपर वाली स्प्रिंग है उस पर टोटल टेंशन कितना होगा, मैं इसकी बात करना चाह रहा हूँ। तो नीचे जरा सोच के बताना कितना टेंशन होगा। mg इसका होगा और नीचे वाला ब्लॉक mg, इस पर कितना लगेगा, mg तो ये वाला लगाएगा, देखो mg तो ये वाला लगाने वाला है, कट गया नीचे, वो बाद में देखेंगे। mg लगाएगा नीचे वाला, ओके, हाँ mg लगाएगा ये वाला, और यहाँ से mg आएगा, ये 2mg 3mg लगेगा, ठीक है। तो इस पर जो इतना देखो बच्चा तुम लोग निकाल सकते हो कि 3mg तो टेंशन होगा काटने से पहले। अब इसमें इंपॉर्टेंट चीज क्या है, जब तुम नीचे वाला ब्लॉक काट दोगे तो m1 ऊपर उछलेगा, क्यों? क्योंकि इसके ऊपर जो टेंशन इस पर रहेगी, मैं बात कर रहा हूँ m1 ब्लॉक की, ये वाली टेंशन T इक्वल 3mg ही रहेगी। तुम्हारा डाउट यही होगा अगर तुमने गलत किया है, 3mg क्यों रहेगी। अगर स्प्रिंग की जगह स्ट्रिंग लगा होता, मैंने कई बार बताया है, तो काटते ही टेंशन जीरो हो जाता। लेकिन स्प्रिंग जब कटती है तो तुरंत टेंशन जीरो होता है, बट स्प्रिंग वाले केस में जैसे ही काटोगे टेंशन तुरंत जीरो नहीं होगी, उसको चाहिए टाइम। यानी काटते ही m1 ब्लॉक के ऊपर की टेंशन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो अब ये क्वेश्चन हो गया आसान। मेरे से पूछा गया था कि एक्सीलरेशन बताइए काटने के बाद, तो एक्सीलरेशन क्या होगा, ऊपर की तरफ जो फोर्स लगा, क्योंकि वो स्प्रिंग काटने से हटेगा नहीं, स्प्रिंग को जीरो टेंशन करने में टाइम लगता है 3mg, और उस ब्लॉक का अपना जो वेट होगा नीचे वो mg काम करेगा, और ब्लॉक का मास कितना m, तो इसको सॉल्व करो तो 2g आना चाहिए बस। अब 2g देख लो इसमें कहीं लिखा हुआ है, हाँ थर्ड ऑप्शन में लिखा हुआ है। तो ये जो क्वेश्चन नंबर 14 है इसका हमारा ऑप्शन हो गया ऑप्शन नंबर थर्ड। ये भी डन हो गया, इतनी जगह इसमें देखो तो यहाँ से तो हमने इतने क्वेश्चन कर लिए, और इसमें अभी आगे अब आएगा नंबर 15। तो 15 को देखते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन देख के हो सकता है बच्चे लोग तुम डर गए हो, जबकि एक्सरसाइज 2 का पहला क्वेश्चन हमारा यही था, और मैंने ये तुम्हें रिकॉर्ड करके भी दिया हुआ है, उसी टाइप का ऊपर नीचे ऐसे दिया हुआ था। इसमें देखो साफ बोला है कि एक ब्लॉक है जो स्लोली मूव करेगा, यानी एक्सेलरेशन नहीं होगा, स्पीड में चेंज नहीं करेंगे, ए से डी उसको हम लेके जाएंगे। हेल्प ऑफ ए वेरिएबल फोर्स लगेगा विच इज ऑलवेज टेंजेंशियल टू द सरफेस, जो सरफेस के टेंजेंशियल हमेशा रहेगा, टू द फिक्स्ड कर्व पाथ, ये पाथ हटेगा नहीं। कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन ब्लॉक एंड सरफेस इज न्यू है, तो यहाँ से बताओ। अगर तुम्हें मेरा वो वाला क्वेश्चन याद है तो मैं इसका आंसर डायरेक्ट लिख सकता हूँ, पता है कैसे, यहाँ से काउंट करो 1 2 3, ये आएगा 3, और इस पे नॉर्मल लगेगा म्यू एम जी, और ये एल, फ्रिक्शन अपोज करता है तो माइनस, तो ये डायरेक्ट आंसर आ जाएगा -3 म्यू एम जी, यानी थर्ड ऑप्शन। अगर तुम्हें वो जो मैंने बताया था याद है तो। चलो यहाँ तो शायद ना याद हो, देखो क्वेश्चन देखते ही तुम्हें पता चल गया कि इसका आंसर थर्ड ऑप्शन होगा विद इन 1 सेकेंड। जब मैं बता देता हूँ कि इसमें कैसे ये आया है, देखो ये टोटल इसमें 3L बहुत सारा कहानी दिया हुआ था, पर मैंने फोकस किया नीचे वाली लेंथ को और म्यू पर, और इसके वेट पर डायरेक्ट सॉल्व कर दिया। पूरा ड्रामा जो दिया हुआ था ना, इसकी हमें जरूरत ही नहीं, ठीक है। अगर तुमने वो लेक्चर नंबर जो मैंने बताया था कि वर्क डन वाले मेथड में जिसमें फ्रिक्शन लिया था, वर्क डन बाई कांस्टेंट फोर्स, उसका लास्ट क्वेश्चन जो सॉल्व किया है मैंने, उसमें ये ट्रिक बताई थी। चलो यहाँ पे देख लेते हैं, एक बार फिर याद दिला देते हैं। ये ऐसे था, मान लो मैं इसका एक थोड़ा सा पोर्शन यहाँ से निकालू, आगे मैं नहीं जा रहा, मैंने मान लिया कि ये जो एंगल है वो थीटा है, ये जो ब्लॉक है इस टेंजेंशियल फोर्स से ऊपर की तरफ खींचा जा रहा है, तो इसमें फ्रिक्शन लग रहा होगा नीचे, इसको हॉरिजॉन्टल लेंथ खींच के ले गए मान लो dx, ठीक है, और इसके टेंजेंशियल मान लेते हैं कि dl डिस्टेंस हमने इसको चलाया। अब मुझे बताना है कि वर्क डन कितना होगा। तो वर्क डन के लिए फॉर्मूला पहले लिखोगे फोर्स, फोर्स कौन है, क्योंकि फ्रिक्शन फोर्स का वर्क डन पूछा गया है,
तो फ्रिक्शन फोर्स होता है म्यू एन, लिख दिया। अब डिस्प्लेसमेंट कितना मैंने लिया हुआ है, डीएल, चलो डीएल लिख दिया। फिर यहाँ लिखते हैं कॉस थीटा, जो फॉर्मूले में होता है, पर थीटा मैंने ले लिया है तो मैं अल्फा लिख देता हूँ। डिस्प्लेसमेंट होगा ऊपर की तरफ, फ्रिक्शन फोर्स लगेगा नीचे की तरफ, तो दोनों के बीच में एंगल होगा ये वाला 180। कॉस 180 की वजह से यहाँ माइनस आएगा, तो पहले माइनस लगा दो न्यू। अब नॉर्मल फोर्स जब लिखोगे तो नॉर्मल इसका कितना होगा इंक्लाइन प्लेन पर, एम जी कॉस थीटा, तो यहाँ पर लिखोगे एम जी कॉस थीटा, और ये डीएल है, कॉस अल्फा का काम हो चुका है, आगे सोचो। अब मैंने यहाँ न्यू लिखा, यहाँ पर एम जी लिखा। इस डायग्राम से कॉस थीटा की वैल्यू जब तुम निकालोगे तो बेस कितना है dx, हाइपोटेनियस कितना है dl, तो यहाँ लिखोगे dx अपॉन dl इंटू dl, पहले से था dl से dl कट जाएंगे। अब तुम्हारे पास आएगा माइनस म्यू एम जी, इंटीग्रेशन करोगे dx का, देखना। तो जब dx का इंटीग्रेशन करोगे तो dx क्या है, x के अलोंग। तो तुम्हारा जो अपना क्वेश्चन है उसमें ध्यान से देखो, तुम यहाँ से चलना स्टार्ट करोगे जहां से क्वेश्चन शुरू हो रहा है, तो ये होगा x इक्वल 0। जहां पे तुम रुक रहे हो कितना लेंथ चल के गए हो, एल एल एल, मतलब 3l, तो इसकी पूरी लिमिट क्या होगी, 0 से लेकर 3l। अब बच्चे तुम समझ रहे होगे कि जब लिमिट ये है तो क्या होगा, माइनस म्यू एम जी होगा इंटू 3l होगा। इसका आंसर आएगा -3 म्यू एम जी एल। अब समझ आया कि ये वाला जो क्वेश्चन मैंने तुम्हें कराया इसको डायरेक्ट थ्रू एम जी क्यों लिखा, क्योंकि इसका जो एम जी है वो पूरा रहेगा, म्यू की वैल्यू हमें चाहिए होगी, है ना। और ये लेंथ कितनी थी, 1 2 3, मैंने डायरेक्ट कर दिया है, आंसर नंबर थर्ड हो गया। इस क्वेश्चन नहीं बदलते हैं, इसकी प्रैक्टिस अच्छे से करो। अब जैसे हम चलते हैं अगले वाले पे, ये देखो 16 नंबर आया। अब इस 16 नंबर वाले की स्टोरी देखते हैं भाई, इसने क्या कहा था। टू ब्लॉक है, मास m एंड m, कनेक्टेड है, आइडियल पुली शुद्ध, सब कुछ शुद्ध है, मतलब जो हमारी रस्सी है वो आइडियल है। कांस्टेंट हॉरिजॉन्टल फोर्स लगा हुआ है, मास दोनों का अलग अलग दिया है, टेंशन इन द स्टिक, एज्यूम दैट कांटेक्ट बिटवीन द ग्राउंड एंड द टू ब्लॉक्स आर फ्रिक्शन लेस। बहुत बढ़िया, तब तो बहुत आसान है, फिर तो कुछ है ही नहीं इसमें, फ्रिक्शन लेस है। ऐसी सिचुएशन में मैंने एक ही चीज सिखाई है, सिस्टम का एक्सेलरेशन सबसे पहले लिया करो। तो अगर यहाँ पे तुम सिस्टम का एक्सेलरेशन लोगे तो बोलो फोर्स कितना, एम, सिस्टम में टोटल मास कितना, कैपिटल एम स्मॉल एम, हो गया। सिस्टम का एक्सेलरेशन जब आ जाए उसके बाद क्या करते हैं, इस ब्लॉक को पकड़ोगे, ये था ना, इधर फोर्स कितना लगेगा, ये टी इधर है तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में होगा टी कॉस, हो गया। एक्सीलरेशन सिस्टम का जो मैंने ये निकाला, ये होगा सिस्टम के एक्सीलरेशन से इसको चलना है, मास इसका एम। अब बताओ इसमें बचा क्या, फोर्स हो गया टी कॉस थीटा, मास इनटू एक्सीलरेशन ऑफ द सिस्टम। मैं बार बार बोल रहा हूँ, तो टी कितना हुआ यानी टेंशन, तो एम यहाँ होगा, कॉस थीटा होगा, और ए सिस्टम का एक्सीलरेशन हमने अभी निकाला है, नेट टोटल फोर्स स्मॉल एम कैपिटल एम, ये आ गई टी। अब ये टी है, अब इसमें देख लो एम का वैल्यू, यहाँ पे ये 1 है और फोर्स दिया है 10, कॉस थीटा है 60, और दोनों मास, एक कितना था 1, एक था 4, यानी 5 होगा टोटल मास, 4 न्यूटन आएगा भाई। बस ऐसे क्वेश्चन में सबसे पहले कोई भी सिस्टम दिया हो, चलो ढूंढते हैं है कहीं, 4 न्यूटन 4 न्यूटन, यस थर्ड ऑप्शन हो गया, तो 16 हो गया। चलो भाई और आगे चलते हैं। ये वाला जो प्रॉब्लम दिया है ये सबसे बेहतरीन क्वेश्चन है, सबसे अच्छा मुझे यही क्वेश्चन लगा। अब देखो इसमें 17 में क्या बोला है, दो पार्टिकल हैं ए और बी, स्टार्ट मूविंग अलोंग एक्स एक्सिस फ्रॉम द सेम पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस, द वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ फॉर पार्टिकल एज शोन इन फिगर, द मैक्सिमम सेपरेशन बिटवीन टू पार्टिकल विल बी। बहुत अच्छा, इसको ध्यान से देखो तो ये वाला जो ग्राफ है वो कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा है, और ये एक्सेलरेटेड मोशन भी है ना, क्योंकि यहाँ पे वेलोसिटी 0 से लेके 2 तक गई है, और इसमें 1 सेकेंड में 2 रही है और 2 सेकेंड में 1 मीटर पर सेकेंड, पूरा लास्ट में कांस्टेंट वेलोसिटी ग्राफ, और यहाँ पे स्लोप निकालोगे तो एक्सेलरेशन मिलेगा,
पहले वाले ग्राफ में एक्सेलरेशन का अगर निकालोगे तो नहीं मिलेगा क्योंकि स्लोप 0 है। तो अगर इसमें ये पूछा है रिलेटिव सेपरेशन क्या है, हमने ये पढ़ा है कि अगर हम वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया निकालें तो हमें डिस्प्लेसमेंट मिलती है। अगर हम रिलेटिव वेलोसिटी वर्सेस टाइम का एक ग्राफ लूं और उसका एरिया निकालूं तो हमें रिलेटिव सेपरेशन भी मिलेगी। बस इसी कॉन्सेप्ट पे ये क्वेश्चन बनाया गया था। तो अब है क्या, अगर मैं इसकी वेलोसिटी लिखूं यानी जो पहले वाला ये वाला है तो इसका वेलोसिटी तो है कांस्टेंट, यानी बी ए मैं लिख के अभी छोड़ दिया। इसकी वेलोसिटी अगर मुझे लिखनी पड़ जाए दूसरे वाले की तो मुझे लिखना होगा बी के लिए इनिशियल वेलोसिटी यू बी और प्लस ए टी, क्योंकि इसमें एक्सेलरेशन भी है। पर इसमें एक्सेलरेशन नहीं है तो मैं लिखूंगा यू ए और प्लस का 0, क्योंकि एक्सेलरेशन इसमें 0 है और इसमें है। किस लॉजिक पे मैं आगे बढ़ रहा हूँ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया डिस्प्लेसमेंट देगा तो रिलेटिव वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया रिलेटिव सेपरेशन देगा। बस ये सोच के आगे बढ़ जाओ। सबसे पहले इसकी सिचुएशन पे बात करो, उसके बाद ग्राफ पहले बनाने की कोशिश तो करो। तो सबसे पहले देखो, अगर मैं रिलेटिव वेलोसिटी निकालूं ए विद रिस्पेक्ट टू बी तो इक्वेशन क्या बनेगी, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ ए, बी का वेलोसिटी लिखोगे तो इनिशियल वेलोसिटी ऑफ बी प्लस एक्सेलरेशन ऑफ बी इनटू टी। जब रिलेटिव निकालोगे ए बी का तो ये इक्वेशन बन के आएगी। अब इसमें 3 कंडीशन है, तीनों पे बात कर लो। अगर मैं इसको बात करूं कि t इक्वल 0 पर रिलेटिव वेलोसिटी क्या होगी, तो t इक्वल 0 पर अगर इस ग्राफ को देखोगे, यहाँ पे टाइम 0 लोगे तो ये वेलोसिटी कितनी थी इसमें 2 मीटर पर सेकंड, है ना। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 2। सेकेंड वाले ग्राफ पर जाओगे तो टाइम t इक्वल 0 पर इसमें देखो दूसरे वाले ग्राफ में इनिशियल वेलोसिटी तुम्हारे पास कितनी है, तो 0 से ग्राफ स्टार्ट हुआ मतलब 0 है। इसमें 2 से स्टार्ट हुआ इसलिए 2 थी, इसमें 0 से स्टार्ट हुआ 0 है तो यहाँ पे 0 लिख दोगे। फिर आओगे एक्सेलरेशन, स्लोप निकालोगे 2/1 होगा तो ये हो गया 2, टाइम का वैल्यू मैंने रखा 0 तो ये वेलोसिटी आ गई 2 मीटर पर सेकंड। यानी टाइम t0 पर दोनों का रिलेटिव वेलोसिटी होगा 2 मीटर पर सेकंड। ठीक, और आगे चलो। अब मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि 1 सेकंड पर दोनों का रिलेटिव वेलोसिटी क्या होगा। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। एक यूनिफॉर्म वेलोसिटी का है, दूसरा एक्सेलरेटेड है, तो काफी इंटरेस्ट आएगा, अच्छे कंसेप्ट तुम्हारे डेवलप होंगे। अब t इक्वल 1 सेकंड पर देखोगे तो a माइनस बी पहले लिखोगे। इक्वेशन क्या थी, यू ए जो कि 2 है माइनस करोगे रिलेटिव की वजह से, इनिशियल वेलोसिटी 0 है, एक्सेलरेशन 2 है, टाइम मैंने लिया 1 सेकंड, तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 0, यानी रिलेटिव वेलोसिटी 1 सेकंड पर 0 हो जाएगी। बहुत अच्छे। अब मैं और आगे चला, अब मैंने टाइम की वैल्यू यहाँ पे ले ली 2 सेकेंड। यहाँ पर एक गड़बड़ है, देखो बच्चे क्या गलती करेंगे, ध्यान से देखना। जब टाइम तुम 2 सेकेंड लोगे तो जरा ग्राफ के पास चलो, 2 सेकेंड पर पहले वाले की वेलोसिटी है 1 मीटर पर सेकेंड तो यूए होगा 1। दूसरा, अब इस पर आ जाओ 2 सेकेंड में, 2 सेकेंड में जब यहाँ पे वेलोसिटी लोगे तो ये देखो यहाँ पे तुम्हें स्लोप भी 2 मिलेगा। पर बच्चे गलती क्या करेंगे कि तुम टाइम कितना लोगे। अब ये टाइम हमें लेना है इस इंटरवल का, तो 1 सेकेंड से चले और 2 तक है तो टाइम कितना हुआ 1 सेकेंड। बच्चे यहाँ पे हो सकता है जल्दी में 2 सेकेंड रखें, तो बस वहीं पे मामला गड़बड़ हो जाएगा। तो देखो इसको हम करेंगे कैसे, 2 सेकेंड में यू ए होगा 1, इनिशियल उसका था 0 और एक्सीलरेशन स्लोप से 2 आएगा, लेकिन टाइम इंटरवल लोगे 1 से 2 के बीच में। तो अब यहाँ से 1 माइनस 2 सॉल्व करोगे तो ये आएगा -1 मीटर पर सेकेंड। कब आया -1, जब आया 2 सेकेंड। अब जो तुमने डिस्कस किया उस पर दोनों का रिलेटिव वाला ग्राफ बनाओगे और ये क्वेश्चन हो जाएगा सॉल्व। कैसे बनाओगे ये देखो, ध्यान से देखना तो बच्चा लोग ग्राफ। मैं यहाँ पर अब ले रहा हूँ रिलेटिव वेलोसिटी ए बी, यानी ए का बी के रिस्पेक्ट में। यहाँ पर मैंने टाइम लिखा पहले 0 सेकेंड, यहाँ पर टाइम मैं ले रहा हूँ 1 सेकेंड और यहाँ पर मैं टाइम ले रहा हूँ 2 सेकेंड। जब 0 सेकेंड टाइम लिया था उस समय हमने वेलोसिटी क्या निकाली, सामने लिखी हुई है 2 मीटर, यानी यहाँ पर वेलोसिटी होगी 2 मीटर पर सेकेंड। जब टाइम 1 सेकेंड हमने लिया था तो रिलेटिव वेलोसिटी आई थी 0, यानी ये 0 हो जाएगी। इन दोनों को ज्वाइन करोगे तो एक लाइन तो तुम्हें ये मिल जाएगी। अब यहाँ से थोड़ा समझना,
उसके बाद मैंने टाइम लिया 2 सेकेंड, तो 2 सेकेंड पर वेलोसिटी आई -1। थोड़ा सा देखो यहाँ लोचा हो रहा है ना, यानी -1 की अगर मैं बात करूं, इतना दूर नहीं जाएगा, पर मेरे पास जगह नहीं है, इसलिए मैं थोड़ा आगे बढ़ा के लिखे दे रहा हूँ। माइनस यहाँ पर होगा, और ये कह रहा है कि ये 2 सेकेंड पर -1 मिलेगी, तो मैंने ये पॉइंट पकड़ा। लेकिन अब इसमें दिक्कत क्या है, स्टार्टिंग में क्या थी, तो फिर ग्राफ के पास चलो। जब मैंने 1 सेकेंड से ये वाला देखा, ये 2 पर, तो इसकी वेलोसिटी है 1। मतलब ये वाला जब हम ग्राफ बनाए तो हमें क्या करना पड़ेगा, यानी बीच में कहीं आएगा, और ये कितनी थी जब जो टाइम इंटरवल तुम ले रहे थे, यहाँ थी 1 मीटर पर सेकेंड। तो इसका जो ग्राफ बन के आएगा वो 1 सेकेंड है, यानी 1 सेकेंड से ये लाइन मैं रेड कलर से बना दूं, नहीं तो हो जाएगा। इस 1 सेकेंड से ये लाइन ऐसे सीधी आएगी, जगह कम पड़ गई भाई, ये लाइन मैं जबरदस्ती मिला रहा हूँ, पर ये ऐसे मिलेगी नहीं, स्ट्रेट लाइन होगी, ठीक है। और इतना बड़ा गैप भी नहीं होगा, क्योंकि मेरे पास यहाँ जगह नहीं थी, तो मैं बड़ा भावनाएं समझो मेरी यार, ठीक है। तो ये वाला ग्राफ ऐसे सीधे जाएगा यहाँ। अब रिलेटिव मैक्सिमम सेपरेशन कहाँ हुआ है, अब अगर मैं इसका एरिया निकालूं, इस वाले का एरिया निकालूं, तो इस वाले का एरिया देखना कितना होगा, 1/2 बेस होगा, हाइट कितनी है 2, और बेस कितना है 0 से 1, यानी 1, 2 से 2 कट गया, तो यहाँ से मिलेगा 1। अब मैं अगर इस वाले पोर्शन का एरिया निकालूं, छोटे वाले का, यानी सिर्फ इतने वाले पोर्शन का, ये जो दिया है, तो इसका बेस कितना है, यहाँ से आओ 1/2 होगा, 1/2, क्योंकि ये 1 सेकेंड से 2 सेकेंड, आधा मैंने लिया 2, और इसको जो फिर करेंगे 1 से, मैंने 1/4, यहाँ से मिलेगा 1/4, और ये 1, दोनों को ऐड करो, 1/4 + 1, यानी ये आ गया 5/4। ये होगी रिलेटिव मैक्सिमम सेपरेशन। अब बच्चे ये पूछेंगे, सर आपने ये वाला एरिया आगे वाला क्यों नहीं दिया। बेटा अगर इसका एरिया लोगे तो जितना ये आया है उतना ही ये आएगा, और ये प्लस आएगा, ये माइनस आएगा, तो दोनों को ऐड करोगे तो तुम्हारा इतना आ जाएगा। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है जब तुम पूरा एरिया लोगे तो तुम रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट निकालोगे, रिलेटिव सेपरेशन नहीं निकालोगे। हमें चाहिए मैक्सिमम रिलेटिव सेपरेशन कब हुआ, क्योंकि ये 1 से लेके जो हाफ सेकेंड लिया यहाँ तक मैक्सिमम होगा, उसके बाद ये रिटर्न करके फिर वहीं आ जाता है, क्योंकि दोनों एरिया का आपस में कैंसिल होना ये बताएगा। तो रिलेटिव मैक्सिमम सेपरेशन के लिए तुम्हें यहीं तक का एरिया निकालना होगा, और ये आएगा 5/4। चेक करते हैं कि हमारा 5/4 ऑप्शन में कहीं है, यस, थर्ड ऑप्शन सही था इसका। क्वेश्चन काफी अच्छा था। अब जैसे मैं 18 क्वेश्चन पे चलूं, देखते हैं इसमें क्या था भाई। 18 देखो, 18 में लिखा है कि in the figure two identical particle each of mass m are tied together with an inextricable string है, this is full center constant force, if whole system lies on the smooth horizontal plane, then the acceleration of approach of the particle towards each other। बहुत बढ़िया। इस क्वेश्चन में बेटा अगर तुमने डायग्राम सही बनाया होगा तो सबका सही हुआ होगा। देखो ये बहुत अच्छा एक एप्लीकेशन है ऐप, यहाँ पर मास रखा है, यहाँ मास रखा है, ये एंगल बेटा तुम लोगों को दिया है 30 डिग्री, हाँ, ये एंगल दिया है 30 डिग्री, यहाँ पर है टेंशन, ये देखो ये 30 है तो ये 30 होगा, मतलब ये कितना हुआ e cos थीटा, मतलब मैं इसको लिखूंगा e cos, तो ये वाला कंपोनेंट कितना हुआ e sin 30। इसी टाइप से अगर मैं यहाँ पे अल्टरनेट एंगल बनाऊं तो ये भी 30, यानी t cos 30, यहाँ पर एंगल कितना होगा e sin 30। ये है इस क्वेश्चन की कहानी। उसमें तुमसे ये पूछा गया था कि t sin थीटा फोर्स लग के ये आपस में अप्रोच करें। तो सिंपल है कि अगर ध्यान से देखो तो ये फोर्स किसके इक्वल है, t cos थीटा, t cos थीटा, मतलब अगर मैं यहाँ पे टोटल फोर्स की बात करूं तो F कितना होगा 2t cos 30, दिखाई दे रहा है डायग्राम में, दोनों सेम डायरेक्शन में है। तो टेंशन कितनी आएगी F/2 cos 30, यानी √3/2 से 2 कट गए, तो F का वैल्यू, T का वैल्यू आएगा F/√3, ये टेंशन आ गई।
अब मुझे यहाँ पे चाहिए एक्सेलरेशन, तो अप्रोचिंग एक्सेलरेशन में दोनों का रिलेटिव निकालना पड़ेगा क्योंकि टी साइन थीटा दोनों अपोजिट। तो इतना मैं समझाने में दोनों में पता है कि इनका जो एक्सेलरेशन आएगा वो आएगा टी साइन थीटा, फोर्स लग रहा है, मास दोनों का m है, माइनस करोगे डायरेक्शन अपोजिट है तो इसका भी माइनस होगा, टी साइन थीटा बाई एम। जब इसको सॉल्व करोगे तो दोनों ऐड हो जाएंगे, 2t साइन थीटा है 30, मास तुम्हारे पास तुम्हें पता है, टी का वैल्यू अभी निकाला f अपॉन रूट 3, तो ये सारा लटर पटर रखोगे तो f अपॉन 2 अपॉन रूट 3 है, ये निकल के आएगा अप्रोचिंग एक्सेलरेशन। अब यहाँ से आया नहीं, कुछ ज्यादा ही जल्दी कर दी मैंने, हमने टी कितना निकाला था f/√3, टी का वैल्यू f/√3 रखेंगे, साइन 30 होगा 1/2, 2 से 2 करेंगे, एक्सेलरेशन करेंगे डबल, डबल तो मैंने यहाँ लिखा ही नहीं तो ये 2 से 2 कट जाएगा, रह जाएगा f/, ये गड़बड़ मत करना, मैंने ये डबल किया पर यहाँ पे 2 में छोड़ गया था, 2 लिखा तो कट गया, f/√3 आ गया, कहीं दिया है क्या? यस, फोर्थ ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर क्या है तुम्हारा 18। हाँ ठीक है, देखा, ये 18 भी तुम्हारा सॉल्व। अब जैसे ये देखो मैं 19 पर आ रहा हूँ फटाफट, काफी टाइम हो गया, इतनी देर से मैं पेपर ही पलट रहा हूँ तुम्हारा। बच्चे जितनी मेहनत मैं कर रहा हूँ उतनी ही होनी चाहिए, डरना नहीं है ना। अब जैसे देखो एक पॉइंट है, पॉइंट मास परफॉर्म स्ट्रेट लाइन एट t0, पॉइंट मास 50 पर है। अच्छा, एट t0 पर, इसका मतलब मैं ओरिजिन मानूं अगर यहाँ पर, ये सिचुएशन होगी, मोशन स्टार्ट होगा t0 पर और इसके कोऑर्डिनेट होंगे 50, यहाँ से ये चला, ओके, सच दैट मूव्स गिवन बाई, जो जिस वेलोसिटी से चलता है वो है 9/x, ओके, x कोऑर्डिनेट और पोजीशन वेक्टर, पॉइंट मास एट ए सर्टेन टाइम t, द टाइम रिक्वायर्ड टू मूव a to b। अच्छा, ये ए पॉइंट है, ये बी तक जाएगा, वहां पे कोऑर्डिनेट होंगे 13, 0। तो तुम्हें ये बताना है कितना टाइम रिक्वायर्ड होगा ए से बी जाने के। अच्छा, तो जैसे करूँ, यस, मुझे टाइम चाहिए, तो v इक्वल होगा dx/dt, रास्ता अपने आप मिलेगा, मुझे चाहिए टाइम, अपने आप से पूछो दो बार, तो मैं लिख सकता हूँ dt dx/v, वेरी गुड, b का वैल्यू तो दिया है, 9 इधर, x बन गया भाई, देखो 1/9 यहाँ कर दो, x dx यहाँ कर दो, और ये किसके इक्वल है? dt के इक्वल है, बन गया भाई, बन गया। देखो अजीब सी खुशी आती है जब सही से कॉन्सेप्ट पकड़ में आ जाए, नहीं? तो टाइम निकालना है 0 से t, जाना कहाँ से है, हम चले कहाँ से थे, यहाँ से जाना था यहाँ तक, यानी 5 यहाँ होगा, 13 यहाँ होगा, इक्वल कितना आएगा? 1/9 आएगा, इंटीग्रेशन करेंगे तो 2 आएगा, 13 का स्क्वायर 169 और 25, बहुत सही, ये होगा 1/18, यहाँ से मिलेगा 144, 8 आएगा भाई, तो 8 सेकंड इसका आंसर था। देखो बेसिक क्या था, टाइम चाहिए था, मैंने सिंपल इक्वेशन डाली, रास्ते अपने आप बनते चले गए और ये क्वेश्चन सॉल्व, है ना। अब चलते हैं 20 पे। अरे ये तो बहुत इजी वाला आ गया भाई तुम लोगों का, लगा दो वर्क डन, वर्चुअल वर्क डन मेथड, है ना, क्या दिक्कत है? ये देखो यहाँ कैसे लगाते हैं, टेंशन और वेलोसिटी कितनी है, वी वी है, दोनों के बीच में ये वाला एंगल कितना होगा, 53, तो यहाँ होगा cos 53, ओके। यहाँ पर देखो ये जा रहा है इधर, मैं लूंगा इधर, तो मुझे चाहिए इस टेंशन का और इसका एंगल, यहाँ है 53, तो ये होगा, मैं यहाँ लिख देता हूँ, टेंशन नहीं आता है तो भाई वो जो मैंने डाला था ना एक वीडियो तुम लोगों के लिए, कंस्टेंट में, कंस्टेंट मोशन बाई वर्चुअल वर्क डन मेथड, इसको देख लेना, टेंशन इधर है टी लिखा, वेलोसिटी है ए, और इसके बीच में एंगल होगा 180 माइनस 53, है ना, और इक्वल होता है 0, 180 माइनस 3 या नहीं आएगा, माइनस cos 53,
टी से टी कट जाएगा, cos 53 यहाँ भी मिलेगा, cos 53 यहाँ भी मिलेगा, बट ये आएगा माइनस, cos cos कैंसिल, टी से टी कैंसिल। अरे भाई ये तो मजाक है, b का वैल्यू a के इक्वल आएगा। तो फिर आंसर कौन सा होना चाहिए हमारे क्वेश्चन नंबर 20 का? ये कितने से चला था? 5। यस, ए हो गया, जब इक्वल है तो 5 है, इसका भी होगा, फर्स्ट ऑप्शन हो गया भाई। अच्छा अगर मैं आगे चलूं, ओहो हो, आ गया भाई, बहुत बढ़िया, अब आया कुछ मजेदार, है ना? चलो इसको जो मैंने करवाए थे उसी के अकॉर्डिंग करें। Consider the situation shown in figure in which block AB placed block B mass 4 kg, coefficient of friction between B and fixed 0.4। अच्छा, तो यहाँ पर फ्रिक्शन है 0.4, ओके, एंड बिटवीन टू ब्लॉक 0.25, यहाँ पर है 0. देन फ्रिक्शन फोर्स एक्टिंग बिटवीन द ब्लॉक विल बी। ज्यादा टफ नहीं है बच्चा लोग, मैंने एक ही ट्रिक सिखाई है। मान लो कि ये साथ चलेंगे, रट गया होगा, इतने फ्रिक्शन के वीडियो मैंने डाले, रट गया होगा। मान लो साथ चलेंगे तो बोलो इधर की तरफ फोर्स कितना लगेगा? 6G लगेगा, साइन 37। 6 क्यों लिया? क्योंकि पूरा सिस्टम मास हो गया 6। इसको अपोज कौन करेगा? जो यहाँ पे फ्रिक्शन लगेगा फ्लोर और नीचे वाले ब्लॉक के साथ, तो माइनस में आएगा 0.4, मुझे चाहिए नॉर्मल, 4 होता है 6, जी लिखेंगे तो बनेगा 60, कॉस होगा 37, यानी 60 कॉस 37, और ये इक्वल होगा सिस्टम का मास यानी 6, एक्सीलरेशन निकालूंगा मैं सिस्टम का। अब ये इक्वेशन है 6G साइन 37 कॉस 37 ए सिस्टम। अब भाई मैं तो निकालने नहीं जा रहा हूँ, सिस्टम का एक्सीलरेशन निकालोगे तो आएगा 16.8/6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सबको पता है मैंने क्या करा हुआ है, पूरा सिस्टम का एक्सीलरेशन निकालो और किसी एक ब्लॉक को पकड़ लो। तो चलो मैं 2 kg वाले को पकड़ लेता हूँ, है ना? ये मैंने क्या करा, 2 kg वाले को यहाँ से पकड़ा, तो इधर ये जा रहा है सिस्टम के एक्सीलरेशन से जिसका वैल्यू है 16.8/6। इधर की तरफ इस पर फोर्स कितना लगने वाला है? कितना आसान है यार, ये तो रट जाना चाहिए। बहुत जल्दी गलत किया होगा सामने होते तुम लोगों को मैं बहुत डरता था। 2G साइन 37, ये 2 kg। यहाँ पर मुझे निकालना है एक्टिव वाला फ्रिक्शन, है ना? एक्टिव कितना है, तो इक्वेशन बना दो फटाक से। 2G साइन 37 माइनस फ्रिक्शन मास इतना, एक्सीलरेशन 16.8/6, यहाँ से जब F की वैल्यू निकालोगे तो आएगी 6.4 न्यूटन। ये कौन सा फ्रिक्शन आया? एक्टिव वाला आया। पर मुझे अब मैं ये देखना चाहता हूँ इसके पास मैक्सिमम था कितना, तो मैक्सिमम कितना था? दोनों के बीच में कोफिशिएंट है 0.25, मास है 2G यानी 20 होगा, कॉस की वैल्यू होगी 37, नॉर्मल निकालोगे, इसको सॉल्व करोगे तो आएगा 4 न्यूटन। बहुत बढ़िया, मतलब 6.4 इसे चाहिए और इसके पास है कितना? 4 न्यूटन। तो पहली चीज तो ये है कि ये स्लिप करेगा, और दूसरी चीज ये है कि लगेगा फ्रिक्शन 4 न्यूटन, क्योंकि उसको चाहिए कितना उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, फ्रिक्शन स्मार्ट है, देगा कितना। तो इसका आंसर होगा भाई 4 न्यूटन। अगर ये इंटीजर्स में जाता है तो फिर इसका आंसर क्वेश्चन नंबर 21 4 आएगा भाई। ठीक है, चलिए अब है 22। 22 में क्या है? ए स्मूथ ब्लॉक ऑफ मास 1.2 kg इनसाइड क्यूबिकल ब्लॉक वेलोसिटी से मूव कर रहा है। जैसे ही वेलोसिटी दिया जाएगा ना, सबसे पहले एक्सीलरेशन लिखा करो यार। तो बताओ एक्सीलरेशन कितना होगा? t² + 1 को अगर डिफरेंशिएट करेंगे तो 2t आएगा। t का वैल्यू दिया है 1 सेकेंड, तो एक्सीलरेशन आ गया 2 मीटर पर सेकेंड। कौन? ये ट्रॉली चलेगी। ब्लॉक यहाँ पे रखा हुआ है, क्या पूछा है? रेस्ट क्यूब ब्लॉक। ये रेस्ट क्यूब में कितना होगा? अरे भाई इसी को पकड़ो, इसका मास है 1/2 kg। सिंपल है, ये दीवार पे धक्का मारेगा तो दीवार इसको मारेगी, मतलब यहाँ से एक नॉर्मल फोर्स N1 और एक इस पे लगेगा ग्राउंड से जो होगा इधर N2 mg के इक्वल। मान लो N1 यहाँ पर लग रहा है तो मुझे ये फोर्स निकालना है। कितना आसान है। N1 होगा कितना? इसका मास और एक्सीलरेशन,
एक्सीलरेशन कितना है, जो ट्रॉली है, क्योंकि ये खिसक तो सकता नहीं है, तो 1/2 एक्सीलरेशन निकालना तुमने 2, N1 की वैल्यू आ गई 1 न्यूटन। अरे भाई ये तो बहुत आसान था। N2 होगा mg, m में इसका वैल्यू है 1/2, g होता है 10, तो ये आ गया 5 न्यूटन। रिजल्टेंट फोर्स कितना होगा, 1 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर, यानी √26। अब तो गाइडलाइन आई गई है, लमसम ले सकते हैं, 5 आंसर होगा इसका। चलो ये भी डन। अब कौन सा है भाई, 23rd। इसमें क्या है, a ball is projected 60 horizontal with speed 5√2, certain time making angle 45, speed of the ball at moment is। अच्छा चलो भाई डायग्राम देख लेते हैं। यहाँ से 60 से जाएगा, इसी टाइम पर वेलोसिटी एंगल बनाती है 45। अरे भाई ये तो आसान है यार, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इसका क्या होगा, u cos 60। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कभी बदलता नहीं, सिचुएशन के अकॉर्डिंग यहाँ कितना बनेगा, vx cos 45। पर ये होंगे तो दोनों इक्वल ना, क्योंकि हॉरिजॉन्टल तो बदलता ही नहीं है। तो अगर इसको सॉल्व करें, cos 60 होगा 1/2 और cos 45 होगा 1/√2। अच्छा तो vx की वैल्यू आएगी √2u/2। आ गया। अब मुझे चाहिए इसमें u की वैल्यू, क्या u की वैल्यू थी, अरे भाई ये तो दी है 5√2, अब तो इसमें कुछ है ही नहीं। यहाँ √2 लिखो, 5√2 लिखो और 2 लिखो, ये तो सब कैंसिल हो गए, धर्म धक्का भाई, 5 आ गया इसका भी। डन, आगे चलो। और क्या है भाई, 24। 2 ब्लॉक of masses 2 kg, 3 kg are placed on plank and external 100 Newton acting 2 kg whole system including plant, एक्सीलरेशन 2 दिया है। अच्छा यहाँ पे दिया है। हाँ जी बच्चा पार्टी। अब इसमें देखो, अब हम लोग आ गए क्वेश्चन नंबर 24 के पास। देखते हैं भाई ये क्या बता रहा है, क्या करना है, इसको पढ़ते हैं एक बार। इसमें लिखा है 2 ब्लॉक मास 2 kg 3 kg प्लेस्ड ऑन ए प्लैंक, ठीक है रखे हुए हैं, force 10 Newton acting on 2 kg block and the whole system including plank is moving up। ओके, एक्सेलरेशन दिया है, ये गुड न्यूज है। कितना है भाई, 2 मीटर पर सेकंड। द नॉर्मल रिएक्शन फोर्स बिटवीन 3 kg यानी इस पर नॉर्मल बताना है और इसका वैल्यू होगा अल्फा एन, तो अल्फा की वैल्यू बताओ। ओके देखो, ऐसे क्वेश्चन में अगर तुम्हें स्पीड मेंटेन करनी है तो सबसे अच्छा तरीका, ये 2 kg है, ऊपर से फोर्स लगेगा 10 न्यूटन, तो नीचे से भाई एक नॉर्मल भी तो आएगा N1। हाँ ठीक है, रिएक्शन में ये भी देगा, पर मैं उसकी बात करूंगा बाद में। तो पहले मैंने N1 लिखा, ये कितना है 2 kg है, 20 नीचे 10 ऊपर से एक्स्ट्रा मिला, तो मैं लिख देता हूँ 30। ये हो गया सिग्मा एफ, यानी एफ इक्वल एम है, न्यूटन का सेकंड लॉ। मास इनटू एक्सीलरेशन, मास कितना है इसका भाई 2 है, एक्सीलरेशन भी हमें 2 दिया है, तो मैंने फट से निकाला N1 का वैल्यू मेरा आ गया 34। काम खत्म, आधा क्वेश्चन सॉल्व, आधा पढ़ा आधा सॉल्व। अब बच्चे लोग इसमें क्या करना, अब जाना तुम 3 kg के पास। तो वो 3 kg पे कौन कौन से अत्याचार होंगे, एक तो नीचे प्लेटफॉर्म है, तो वहां से मान लिया मैंने N2 फोर्स लगेगा, लेकिन N1 जो इसने ऊपर लगाया भाई नीचे भी तो लगने वाला है, लो हो गया। अब ये N2 है और सिस्टम का एक्सीलरेशन हमें तो दिया हुआ था, तो अब हमने सोचा आप क्या करें, N2 लग रहा है ऊपर, N1 ऊपर से नीचे है, तो N1 कर दिया। अब इसका अपना कितना होगा, 30 होगा, चलो 3g लिख देता हूँ। मास है 3, पूरे सिस्टम जा रहा है 2 से, 2 मतलब एक्सीलरेशन से। N2 का जब वैल्यू निकाला, N1 मैंने 34 थोड़ी देर पहले सॉल्व किया, तो यहाँ हो गया 34 प्लस 30 और 3 इंटू 6 हो गया ये, N2 का वैल्यू आ गया 70। अब इस क्वेश्चन में ये कहा गया है कि अल्फा न्यूटन 70 न्यूटन के इक्वल है। यार इसमें क्या है, अल्फा का वैल्यू 70 हो गया, क्वेश्चन ने कहा है कि अल्फा बाई 10 बताइए, भाई जो भी बोलो करते जाएंगे। ये 0 कर दिया, यहाँ से आंसर 7 आ गया, तो इसका आंसर आएगा 7।
हो गया ना सॉल्व? अच्छा, ओहो, अब आया बढ़िया वाला। ये क्वेश्चन थोड़ा अच्छा है, मैं इसको बताऊंगा अपने स्टाइल में, जैसे हम लोगों ने पहले भी इसको किया था, जो मैंने वीडियोस अपलोड किए थे उसके पहले। देखो, इस प्रॉब्लम को अगर हम यहीं पे सॉल्व करें तो ध्यान से देखना, क्या इस पर यहाँ पर फोर्स लगेगा 80 न्यूटन, क्योंकि इसका मास है। ध्यान से देखना, जब ये इसके मास की वजह से ये फोर्स लगा तो यहाँ पे फ्रिक्शन भी लगा होगा। अब वो फ्रिक्शन लगेगा मैक्सिमम, तो यहाँ पे थोड़ा ट्विस्ट है। मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स यार होगा कितना? तो ये चेक करो कि स्टैटिक फ्रिक्शन कोएफिशिएंट इसमें कितना है, 0.3 है। ओके, एक सेकेंड, 0.3 इंटू, मल्टीप्लाई किससे करना है? मल्टीप्लाई करना है नॉर्मल फोर्स के साथ। मैंने बताया था ना, फ्रिक्शन में हमेशा नॉर्मल पे फोकस करना, तो नॉर्मल दिया है 50। अब देखना, नॉर्मल इसका वेट नहीं होगा, तो जब यहाँ तुम बेटा 50 लिखोगे तो तुम्हें यहाँ पे कितना मिलेगा? 15 न्यूटन मिला। स्टैटिक्स मैंने 6 लिया है, तो यहाँ पे दोनों में 80 और फ्रिक्शन यहाँ लगेगा 50 न्यूटन। इसको अच्छे से चेक कर लो, जैसे मैं अभी देख रहा हूँ, मैंने इसको क्वेश्चन को अभी भी देखा है। तो अब ये जब मैं इधर की तरफ फ्रिक्शन देख रहा था तो मैंने लिखना था म्यू एन, और म्यू का वैल्यू जब मैंने यहाँ पे चेक किया थोड़ा उल्टा लिख दिया है, इसलिए तुम बेटा ये गलती नहीं करना। तो मैंने ये पेपर साथ साथ तुम लोगों के साथ में ही मैं कर रहा हूँ। तो स्टैटिक है 0.6, ओके, नहीं 0.6 भी नहीं है, और ध्यान से देखो छोटा दिख रहा है, 0.7 है, तो ये होगा 0.7। नॉर्मल है इसका 50, तो मैं लिखूंगा 50, मतलब ये आएगा 35 न्यूटन ऊपर की तरफ। चलो, अब मैं देखता हूँ इसमें यहाँ पर नीचे की तरफ कितना फोर्स लगेगा, वेट की वजह से 20 न्यूटन। यहाँ पे मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स इस पर कितना लगने वाला है? स्टैटिक दोनों भाई 0.3 है, इस बार गलती ना हो, 0.3। नॉर्मल 50, ध्यान रहे mg नॉर्मल नहीं होगा, 50 है, तो जब 50 देखोगे तो इसमें आएगा 15। ठीक है, जल्दी जल्दी मैंने ये करा। अब मैं इस क्वेश्चन को ना अपने पुराने वाले स्टाइल में लाना चाह रहा हूँ, तो बेटा मुझे ये बताओ, अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं तो क्या परेशानी है? यहाँ लिख दिया, यहाँ लिख दिया, इधर फोर्स कितना है? 80 न्यूटन वेट की वजह से। यहाँ पे फोर्स कितना है? 20 न्यूटन, क्योंकि ये था 8 केजी का और ये था 2 केजी का। इस डायरेक्शन में जो फोर्स लगा था वो हमने कितना निकाला था? मैक्सिमम वाला 35। पर ये ध्यान रखना, ये कौन सा है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, मैक्सिमम। यहाँ पे मैंने कितना निकाला है? 15 न्यूटन। तो अब अगर बेटा ध्यान से देखोगे तो ये क्वेश्चन तुम्हें वही नजर आएगा जैसे वीडियोस मैंने अपलोड किए, पूरा बन गया। ऐसे क्वेश्चन में मैंने क्या समझाया था कि पूरा सिस्टम एक मान लो कि ये साथ चलेंगे, स्टाइल वही वापस आ गई। अगर नहीं देखा है तो देख लेना कि इस टाइप के क्वेश्चंस मैंने काफी अपलोड किए हुए हैं। तो जब इसको पूरा करोगे ऐसे, तो सिस्टम मानोगे, यहाँ पे फोर्स 80 है, ये 20 है, इधर कितना लगा? 100 न्यूटन। अपोज करेगा, यहाँ पे थोड़ा अपने आप को दिमाग लगाना, रुक जाना। 35 न्यूटन है मैक्सिमम, पर ये चलेगा। तो बेटा ये ध्यान रखना है कि अब कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन आएगा स्टैटिक, सॉरी काइनेटिक वाला आएगा, स्टैटिक वाला नहीं लोगे, क्योंकि अब ये चलने लगा है। और इसमें दो दो वैल्यू दी थी, उसने ये जानना चाहा है पेपर सेटर ने, बहुत अच्छा दिमाग लगाया है कि बच्चे यहाँ गलती करेंगे, कुछ 35 ले लेंगे, पर 35 नहीं लेना है, क्योंकि यहाँ पे मुझे कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन जो लेना है वो वैल्यू कौन सी लेनी है बेटा, एक बार याद दिला दे, हमें लेनी है काइनेटिक वाली। तो काइनेटिक वाली जब वैल्यू लोगे तो ये वैल्यू बदल जाएगी, तो यहाँ पर जो वैल्यू आएगी वो आएगी 30 न्यूटन। क्यों आएगी? क्योंकि जो हमारा मैक्सिमम वैल्यू 35 है स्टैटिक्स में, लेकिन जब मैं काइनेटिक वाला कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन लूंगा तो आएगी 30। ये गलती तुमसे नहीं होनी चाहिए। 100 चांस है कि 35 करोगे, क्योंकि मैक्सिमम तुम्हें 35 मिला था, पर इसमें दो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, तो 100 माइनस 30 होगा बॉडी पे नेट फोर्स, और नेट फोर्स इसका जो मास है टोटल, अगर मैं पूरे सिस्टम की बात करूं तो ये 8 था, ये 2 था, तो 10 होगा। सिस्टम का एक्सेलरेशन कितना होगा? यहाँ से जब मैं सॉल्व करूंगा तो ये 70 आएगा, 10 से मैं डिवाइड करूंगा,
तो सिस्टम का एक्सीलरेशन जो आने वाला है वो आएगा 7 मीटर पर सेकेंड। आ गया ना। अब सिस्टम का आया 7। अब मैं चेक करता हूँ कि दोनों में फ्रिक्शन लगेगा कितना। तो किसी एक ब्लॉक को पकड़ लेते हैं। पुरानी कहानी है बेटा वही, एक ब्लॉक को पकड़ो और यहाँ पे देखो ऊपर वाले पे लगा था 20 न्यूटन, मास इसका था 20 केजी। इस डायरेक्शन में एक्टिव फ्रिक्शन चाहिए। जानते हो मैं एक्टिव किसको बोलता हूँ? एट प्रेजेंट कितना लगने वाला है। तो इसकी इक्वेशन बनेगी 20 इधर, फ्रिक्शन इधर, मास कितना है भाई 2, सिस्टम का एक्सीलरेशन है 2, 7, क्योंकि ये सिस्टम के एक्सीलरेशन से ही चलेगा। तो जब मैं इसका फ्रिक्शन इस इक्वेशन से सॉल्व करूंगा तो वो वैल्यू आएगी 6 न्यूटन। अब यहाँ पे जो लग रहा है वो 6 न्यूटन है ना, पर यहाँ पर अवेलेबल कितना था जब मैंने सॉल्व किया था थोड़ी देर पहले? ऊपर जाके देखो। चलो आ जाते हैं। जब मैं ऊपर यहाँ पे सॉल्व किया था तो ये आया था 15 न्यूटन। लेकिन अभी जब ये चलने लगेगा तो इसको जरूरत किसकी पड़ेगी? 6 न्यूटन। क्या हमारे पास इतना है? बिल्कुल है। पर फ्रिक्शन है 15 न्यूटन। सिचुएशन के अकॉर्डिंग डिमांड आ रही है 6 न्यूटन। इसका आंसर होगा 6। तो यानी जो हमारा लास्ट वाला ये जो क्वेश्चन है, अगर मैं इसकी बात करूं तो आंसर होगा 6। तो ये था पेपर का डिस्कशन। इसको अच्छे से तुम लोगों ने देख लिया है। इससे ये सीखो डरना नहीं है। पेपर होने के बाद डिस्कशन बहुत इम्पोर्टेंट है, वो तुम्हें सिखाता है। इससे तुम कई नई चीजें सीखे होगे तो फ्यूचर में आने वाले क्वेश्चंस में यूज करोगे। बेस्ट ऑफ लक।